What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. कोड देखे कितनी शानदार है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। आप लोग सब स्वामी विवेकानंद जी का नाम जानते हैं, क्या कभी जानते हैं कि वो कितने दिन जिए हैं? वो ओनली 39 ईयर जिए यार, 39 ईयर जस्ट। जो आज कामना करते हैं कि मैं 100 साल जी लूं और मैं 150 साल जी लूं, ये देखिए ओनली 39 ईयर जीने के बाद कुछ ऐसा दे के चले गए हमारी कंट्री को, क्यों पूरे वर्ल्ड को ऐसा दे के चले गए कि आज की डेट में कहीं भी किसी भी कोने में वर्ल्ड के जाके इनका नाम आप लोग पूछ सकते हैं कि ये इंसान कौन थे। तो ज्यादा अच्छा करने के लिए और सोसाइटी को कुछ अच्छा देने के लिए लंबी उम्र की जरूरत नहीं होती है, 100 150 साल जीने की जरूरत नहीं होती है। बस कुछ ही लम्हे ऐसे होते हैं कि जिससे आप बस कुछ ऐसा कर जाएं कि सोसाइटी में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में आपका नाम हमेशा के लिए रह जाए। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को मिल जाएंगे अगर आप देखेंगे तो कभी भी लंबा जीने की मत सोचिए। कभी भी कोई ऐसा मत सोचिए कि मुझे 1000 साल जीना है या 2000 साल जीना है। हमेशा ऐसा सोचिए कि जितना जीना है बस ऐसा जीना है कि दिल खोल के जीना है और दूसरों के लिए जीना है। अपने लिए तो जीना ही जीना है, दूसरों के लिए भी जीना है। तो हमेशा ऐसी कामना रखिए अपने मन में, कभी भी दूसरों के लिए यार ईर्षा मत रखिए मन में। हमेशा दिल खोल के जिए, फिर देखिए जिंदगी कितनी शानदार बन जाती है। ओके। आज 4th में है तो देखिए, आज मॉर्निंग में तो न्यूज़पेपर आ नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। अब इवनिंग में भी एक वीडियो आएगी, इसमें ही मैं पूरा कंप्लीट न्यूज़पेपर डिस्कशन करूंगा, ठीक है ना। फिर जो आज पीआईबी का बच जाएगा उसको कल हम मॉर्निंग में देखेंगे। मॉर्निंग में जो एडिटोरियल डिस्कशन का लेक्चर आएगा उसमें आज का भी पीआईबी करूंगा और मैं कल का भी पीआईबी करूंगा, प्लस एडिटोरियल रहेंगे उसमें। ठीक है, तो कल से फिर से हम अपने शेड्यूल में आ जाएंगे। कभी कभी यार ऐसे काम पड़ जाते हैं, मतलब चाहते हुए भी उनको इग्नोर नहीं किया जाता है, तो कुछ ऐसे ही काम पड़ गया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आर्टिकल को। आइए आर्टिकल देखते हैं कौन सा है। ये फर्स्ट वाला आर्टिकल नेपाल की पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पे नेपाल के चीफ जस्टिस का इम्पीचमेंट होने जा रहा है, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल है। देखिए आज के आर्टिकल में सबसे अच्छी बात यह है, मैक्सिमम रिवीजन का पॉइंट है, तो नोट्स बनाने की ज्यादा जरूरत नहीं है आज के आर्टिकल में। जितने भी आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल ले लीजिए, ये वाला आर्टिकल कंप्लीट रिवीजन में चलेगा। इसमें पूरा वही वन रोड वन बेल्ट वाला खिस्सा चल रहा है, जो मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ। तो फिर से रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा देख लेंगे इस वाले आर्टिकल को। ये वाला आर्टिकल फिर उसी तरीके से है जिस तरीके से उसमें फ्लाइट में किसी के साथ बदतमीजी हो जाती है। हालांकि ये वाला आर्टिकल तो कुछ अच्छा नहीं है, ये वाला आर्टिकल न्यूज से रिलेटेड है। न्यूज और सोशल मीडिया जो न्यूज होती है उनमें कंपेयर किया गया है। इस वाले आर्टिकल से रिलेटेड हमने अभी 3 4 दिन पहले फिर एक आर्टिकल देखा था, तो इस वाले आर्टिकल का भी थोड़ा उसी तरीके से एनालिसिस करेंगे। ये वाला आर्टिकल ब्रेक्जिट से है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इस वाले का भी थोड़ा सा देख लेंगे हल्का फुल्का सा। ये वाला आर्टिकल उड़ान से रिलेटेड है, इसके आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। तो जिसके नोट्स बनने लायक हैं उसके मैंने नोट्स बना दिए हैं, और जिसके नोट्स बनने लायक नहीं है उसको मैंने रहने दिया है। हालांकि नोट्स बनने लायक तो ये भी नहीं था, पर फिर भी इसके बना दिए हैं। और ये वाला हमने कल भी देखा था, इस वाले के भी मैंने नोट्स बना दिए हैं। और ये वाला आर्टिकल यूथनीजिया से रिलेटेड है, इस वाले आर्टिकल को भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, आप लोगों को जिस्ट बता दूंगा इस आर्टिकल का कंप्लीट। उसके बाद फिर हम लोग न्यूज एनालिसिस करेंगे। ओके, तो देखिए पहले इस वाले आर्टिकल को हम लोग देख लेते हैं। जो ये वाला आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल वन रोड वन बेल्ट से रिलेटेड है। ये देखिए वन रोड वन बेल्ट के ऊपर हम बहुत बार कमेंट कर चुके हैं, वन रोड वन बेल्ट के ऊपर हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। जो आज की डेट में देखा जाए 21st सेंचुरी का जो वन रोड वन बेल्ट ये बनाने जा रहे हैं, वो कुछ कुछ इस तरीके का है। इसको थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि ये मैप जो है आप लोग देख लीजिए कहाँ का है, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो वो इसको ऐसा ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग इसको ऐसा देख लेंगे। ओके, तो आपको समझाने के लिए ओनली मैप लिया है। तो देखिए ये वाला रोड यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है ना। ये तो रोड कनेक्टिविटी हो गई। रोड कनेक्टिविटी कहाँ तक कर रहे हैं, ये देखिए कहाँ तक पहुंच रहे हैं, यहाँ तक पूरे यूरोप में पहुंच गए हैं, ठीक है ना। इसके थ्रू रोड की कनेक्टिविटी करते हैं। आप लोगों को पता होगा टर्की वाला पोर्शन हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ये छोटा सा पोर्शन है, टर्की से होते हुए कंप्लीट जा रहा है। एक बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे टर्की वाला पोर्शन जब मैंने आप लोगों को बताया था, टर्की के प्रेसिडेंट जो इंडिया में आए हुए थे, तो यहाँ से होता हुआ है, टर्की से होते हुए जा रहा है। छोटा सा कनेक्टिंग पॉइंट है जो कि कनेक्ट करता है। ये वाला पोर्शन टर्की का कहाँ पे आता है, एशिया में आता है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन यूरोप में पहुंच जाता है। तो ये छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे टर्की का, जो कि एक बहुत ही कनेक्टिंग पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए ये कंप्लीट जा रहा है यहाँ पे। अगर इस तरीके से आप इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से होते हुए फिर ये यहाँ पे जा रहा है। ये हो गया, ये तो हो गया ऊपर वाला, तो रोड वाला हो गया, डायरेक्ट कनेक्टिविटी है रोड के थ्रू। और ये वाला किसके थ्रू हो गया, ये पानी के थ्रू हो गया। तो यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, ऐसे होते हुए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये वाली कनेक्टिविटी हो गया। देखिए इसको प्रपोज किस तरीके से किया गया, वो देखा इस तरीके से जा रहा है कि इंडिया को भी इसका पार्ट इस तरीके से बनाया जाएगा। पर लेकिन इंडिया इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इंडिया पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहा है, वो सारे रीजन इन्होंने वही सारे डिस्कस किए गए हैं। क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, हमारा रीजन यही है। ये वाला जो चाइना के साथ, जो चाइना पाकिस्तान का सीपैक बनने जा रहा है, इसके होते हुए इंडिया इसको
कनेक्ट इसके वो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पार्ट से होते हुए जा रहा है यहाँ से, ठीक है ना। जो बल्तिस्तान वाला रीजन है, जिसको ये अभी अपना इनका सेंसस होता है, हम लोगों ने वो डिस्कस भी किया था कि अभी यहाँ पे पाकिस्तान में सेंसस होने जा रहा है काफी टाइम के बाद में। मैंने आप लोगों को पिक्चर भी दिखाई थी, बंदूक वाला आदमी था सेंसस करने वालों के साथ में। अगर हमारी कंट्री में सेंसस होता है नॉर्मली, तो मास्टर जी होते हैं जो जो छोटे छोटे स्कूलों से होते हैं, तो वहां से वो चले जाते हैं आराम से करने। ऐसा थोड़ी ना है उनके साथ में आर्मी के पर्सनल जाते हैं कि भैया पूछो घर पे कौन कौन है कौन नहीं है। तो पाकिस्तान में देखिए थोड़ी कंडीशन अलग तरीके की रहती है, तो वहां पे उनके साथ में गनमैन थे सबके साथ में। तो बहुत टाइम बाद वहां पे सेंसस हो रहा था, तो जो नया सेंसस हो रहा था वो भी हमने डिस्कस किया था कि वो इस वाली जो एरिया को है अपनी प्रोविंस डिक्लेयर करने जा रहे हैं, और हमने काफी डिस्कस किया था इसके बारे में कि हमारा पार्ट है, पाकिस्तान इसका ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यही इशू है हमारा, इसी की वजह से हम इसको डिस्कस नहीं करते हैं। जो वन रोड वन बेल्ट वाला पोर्शन है, इसी को हम इसीलिए अपने आप में मतलब इसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं हम। क्योंकि अगर हमने इसको ज्वाइन कर लिया है तो एक तो सीधा सीधा फंडा ये हो जाएगा कि हमने पाकिस्तान को मान लिया है कि ये पाकिस्तान का पार्ट है, ठीक है ना। और हमने देखिए हम क्या बोल रहे हैं चाइना को, चाइना अपनी अपनी चला रहा है, चाइना बोल रहा है कि आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ओनली वो डेवलपमेंट होगा जब आप लोगों का इश्यू सोल्व हो जाएगा, तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पर इंडिया ये चाहता है कि देखिए अगर आप इसको यहाँ से ना लाके अगर आप इसको अफगानिस्तान से ले आए, यहाँ से अफगानिस्तान से होते हुए ले आए, तो कितना फायदा हो जाएगा। एक तो आपका लंबा हो जाएगा थोड़ा सा ये, मतलब जो आपका कवरिंग एरिया है और ज्यादा बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। और आप यही तो चाहते हैं जितने से बड़ा एरिया कवर हो इतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और ऊपर से क्या है, आप लोगों ने देखा होगा चाइना का जो ये वाला एरिया है बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। इस वाले एरिया में बहुत सारे रिबेल भी होते रहते हैं। हम लोगों ने देखा था ये वाला अच्छा खासा जो आईएसआई वाले टेररिस्ट वाला भी इसमें फंडा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये वाला काफी इंपैक्टेड रहता है उस वाले एरिया से, ठीक है ना। मुस्लिम वाला एरिया ये थोड़ा पड़ जाता है इधर। तो ये भी हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया था। तो चाइना के लिए अच्छा काम है, अगर वो थोड़ा सा उधर को घुमा के लेके जाएगा तो उनके वहां पे और डेवलपमेंट ज्यादा बढ़ेगा और वो भी फायदा हो जाएगा। और जो इशू इंडिया वाला है, तो इंडिया भी ज्वाइन कर लेगा इसको। और कई बार देखिए इंडिया को ये बोला जाता है कि इंडिया आइसोलेट हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन आप लोगों को हमारे इशू जो है, हमारे ग्रेवेंस जो है, उनको उनको पहले एक तरीके से सुनना चाहिए ना, उसके बाद में हम लोग बताएंगे कि ज्वाइन करना है नहीं करना है। इसी तरीके से कई सारी चीज और है। एक देखिए यहाँ पे डिस्कस किया गया है, जिस तरीके से हमने AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। एक इसी तरीके से मतलब चाइना जो है आज की डेट में, जिसको ब्रेडन वुड बोलते हैं, दो है, वर्ल्ड बैंक हो गया और IMF हो गया, ठीक है ना। तो इनको एक तरीके से टैकल करने की कोशिश कर रहा है। टैकल करने की कोशिश किस लिए कर रहा है, देखिए इसने अपने दो बैंक बना डाले हैं, एक तो ब्रिक बैंक हो गया और दूसरा ये हो गया। तो इन दोनों बैंक के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे तो जो लोन देने का फंडा होता है वो मैक्सिमम उन कंट्री के हाथ में होता है जो यहाँ सबसे ज्यादा पे करते हैं। तो जो सबसे ज्यादा पे करेगा इन बैंकों को, वही उसके हाथ में सबसे ज्यादा पावर होगी कि किसको लोन देना है किसको नहीं देना है। जो होल सोल अगर देखा जाए यहाँ पे ऑथोरिटी, वो यूएसए हो गया। और फिर सेकंड नंबर पे लगभग आप जापान बोल सकते हैं। तो ये जिसको चाहेंगे उसको लोन देंगे, वरना किसी को लोन नहीं दिया जा सकता, जिस तरीके से यहाँ पे इनकी वोटिंग पावर है। अगर उसी चीज को हम डिस्कस यहाँ पे करें, यहाँ पे इक्वल पावर है लगभग लोगों की, ठीक है ना। बस अगर छोड़ दिया जाए तो मतलब जो एशिया वाले हैं खासकर, उनकी तो इक्वल पावर है। अगर कोई बाहर का अगर आके इसको ज्वाइन कर रहा है तो उसकी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग पोर्शन है, यहाँ पे इक्वलिटी के बेस पे मैक्सिमम इससे तो ज्यादा बेटर ही है, चाहे कितना भी हो इससे ज्यादा बेटर है। तो कल को अगर किसी को लोन देने वाली बात आ गई, जितने भी यहाँ पे एरिया है, मान लीजिए म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनको लोन देने वाली बात आ रही है, तो वो वहां पे थोड़ी ना जाएंगे। यहाँ पे ये क्यों चाहेगा इनको लोन देना, इनका कोई मतलब ही नहीं है लोन देना। अगर यहाँ पे जाएंगे तो आराम से लोन मिल जाएगा। और जितना भी काम देखिए कनेक्टिविटी का हो रहा है, ये बोल रहा है कि वर्ल्ड में इसमें कनेक्टिविटी आएगी, कनेक्टिविटी वर्ल्ड में आएगी, वो एक अलग तरीका है। पर लेकिन मैक्सिमम जो डेवलपमेंट होगा वो चाइना का होगा, एक तो चाइना का वर्चस्व बन जाएगा, इतने सारे एरिया में उसकी कनेक्टिविटी रहेगी, तो जितना भी प्रोडक्ट होता है वो सप्लाई करेगा डायरेक्ट पानी के थ्रू भी और जमीन के थ्रू भी। इसके अलावा क्या हो जाएगा, इसके अलावा ये होगा, देखिए चाइना जहाँ पे भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाता है, वहाँ पे क्या करता है चाइना, हमेशा वहाँ पे अपने आदमी लेके जाता है, वहाँ पे अपने अपने वहाँ से कंस्ट्रक्टर वर्कर और अपना जितना सामान होता है वो लेके जाता है। और देखिए इंडिया का अलग तरीका होता है थोड़ा सा, इंडिया अगर कहीं पे प्रोजेक्ट चला रहा है तो इंडिया जो प्रोजेक्ट चलाता है वहां के हिसाब से प्रोजेक्ट चलाता है। अफगानिस्तान में देखिए वहां पे हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वगैरह बनाई, वहां पे बहुत सारे काम किए अफगानिस्तान, ये वहां पे बहुत सारे काम किए हम लोगों ने। वहां पे हेल्थ से रिलेटेड इशू जो थे वो सॉर्ट आउट किए हमने, उनकी पार्लियामेंट तक बनाई। अब उनकी पार्लियामेंट हम बना रहे हैं, ये बताइए उनकी पार्लियामेंट बनाने का हमको क्या फायदा हो रहा है। हम तो हमारा जो हमारा काम है ना करने का, हमारा काम करने का तरीका ही अलग है। हम उनके हिसाब से देखते हैं जो उनको चाहिए, तो उनके हिसाब से हम काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनको पार्लियामेंट चाहिए थी, हमने वो बना दिया। सिक्योरिटी के लिए इनको कुछ चाहिए तो हम इनको, इनके जो वहाँ पे आर्मी पर्सनल है अफगानिस्तान के, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो हम दूसरी कंट्री के हिसाब से सोचते हैं, जो उनको चाहिए वो देते हैं। पर चाइना क्या करता है, चाइना के यहाँ पे जो चीज है, चाइना अपना ओनली व्यापार बढ़ाने के लिए सोचता है। तो इसीलिए चाइना का थोड़ा अगर आप लोग देखा जाए, चाइना के पास में पैसे हैं इसीलिए वो आज की डेट में टिका हुआ है, वरना चाइना की नीयत जिस तरीके की है ना, वो सबको सबको जग जाहिर है, वो सब जानते हैं उसको, ठीक है।
तो इसी तरीके से यही बात यहाँ पे बोली गई है कि चाइना को अगर हमारे इशू जो कंसर्न है उनको देखा जाए तो चीजें सही हो सकती है, वरना नहीं हो पाएगी। इसके अलावा एक बात क्या है, एक बात इसके अलावा ये भी है, देखिए चाइना हमेशा क्या रहता है, ये वाला एरिया है, ठीक है, अगर इसको हम पूरे वर्ल्ड वाले मैप में देखा जाए पूरे ढंग से, अगर इसको यहाँ से देखें तो चाइना जो आता है यहाँ से होते हुए यहाँ से आता है, मलक्का स्टेट बोलते हैं, यहाँ से आता है अपना ऑयल जितना भी लेके आता है, तो ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है तो यहाँ से होते हुए जाता है। अगर यहाँ से चाइना का डायरेक्ट कनेक्शन हो जा रहा है तो चाइना को इसके ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाइना क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ से अपने ऑयल सप्लाई लेके जाएगा। इसीलिए वो पाकिस्तान में इतना मेहरबान है। ये पाकिस्तान, ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के फायदे के लिए पाकिस्तान पे मेहरबान है, वो अलग तरीका है कि अपने फायदे की सोच रहा है, उसमें पाकिस्तान का फायदा हो जा रहा है, वो एक अलग बात है। पर लेकिन मैक्सिमम फायदा यहाँ पे अगर देखा जाए तो किसका है, वो चाइना का है। चाइना बहुत ही मतलब है, आप लोग कह सकते हैं मल्टी एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है, वो डायंगल या बहुत सारे एंगल लेके चल रहा है वो, कि यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, और कई सारी बातें और भी इशू निकल के आते हैं जो कनेक्टिविटी की बात आती है, और वो हमेशा यही चाहता है कि किसी किसी न किसी तरीके से बस इंडिया को यहाँ पे उभरने ना दिया जाए, ठीक है ना, अपने दादागिरी चलाता रहे। अभी देखिए यहाँ पे नेपाल में इलेक्शन की बात चल रही है, अभी उसका भी इशू आएगा। आप लोकल इलेक्शन की बात चल रही थी, लोकल इलेक्शन में क्या है, यहाँ पे उसने पैसे दिए कई सारे, बहुत सारे इलेक्शन लड़ने के लिए, तो क्यों दिए हैं वो, इसीलिए दिए है ना ताकि यहाँ पे इनका वर्चस्व बना रहे नेपाल वाले एरिया में भी। तो डायरेक्टली तो चीज कर नहीं पाता है, तो सारे काम इनडायरेक्टली करते हैं। बांग्लादेश में हमेशा इसीलिए वो अपने मतलब पैर टिकाए बैठे रहते हैं, यही केस इनका श्रीलंका में है। तो ये छोटी छोटी कंट्री भी इसलिए चाइना कार्ड यूज करती रहती है, कुछ भी बोलती है, जब इंडिया से करवाना होता है बोलते हैं तो आप करो, नहीं तो हम चाइना के पास जा रहे हैं। तो चाइना के पास चीनी खाओगे जाके, यार देख लो जो करना है आपको, मतलब वो ये डराते रहता है। अब इंडिया को भी क्या कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, इसीलिए इतना सारा लोन हमने बांग्लादेश को दे दिया। हालांकि वो अलग इशू था, वहां से हम लोगों की कनेक्टिविटी बहुत सारी बढ़ रही है, उससे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है, जो हमारा बहुत ही प्यारा एरिया है, वो हमसे कनेक्ट हो जाएगा आराम से, उस एरिया में हम डेवलपमेंट भी कर पाएंगे आराम से। तो वो एक अलग इशू है। तो ये कंप्लीट इसके बारे में डिस्कस किया गया, जो मैंने आप लोगों को बताया, काफी रिवीजन का पॉइंट था, आप लोगों का अच्छा खासा रिवीजन हो गया इससे, ठीक है। तो देखिए अभी मीटिंग होने वाली है चाइना में, तो वहां पे चाइना बोलता है कि आपकी सीट खाली है, आप जब चाहे ज्वाइन कर ले। इंडिया ने बोला ज्वाइन कर लेंगे, पहले हमारे जो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दो। हालांकि इंडिया की वहां पे सीट खाली है, ठीक है ना, इंडिया के यहाँ से कोई, हमारे यहाँ से कोई जाएगा, पर लेकिन उस तरीके से नहीं कि यहाँ पे लीडर कोई जाएगा। और कंट्री हो गए जैसे रशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, और भी दो चार और कंट्री हो गया, बहुत सी कंट्री ऐसी है जिन्होंने अपना रेक्टिफिकेशन दे दिया कि हम यहाँ पे मीटिंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो वो रेक्टिफाई कर चुके हैं, पर इंडिया की साइड से ऐसा कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं अब तक आया है। ओके, तो ये इस तरीके का कंप्लीट आर्टिकल था। अब ये साइड वाला आर्टिकल हो गया, इस वाले आर्टिकल को देख लेते हैं। सोशल मीडिया का हम लोगों ने कई बार जिक्र कर चुके हैं, आप लोगों के पास के सबके पास में फेसबुक का अकाउंट होगा, सबके पास में व्हाट्सएप अकाउंट होगा। तो इसी तरीके से जो इस तरीके के अकाउंट आज की डेट में बन गए, बहुत से बंदे तो क्या करते हैं, मतलब नॉर्मली जो जॉब करने वाले हैं उनको भी और जो पढ़ने वाले हैं उनको भी, तो देखते हैं क्या बोलते हैं कि यार चलो देख लेते हैं आज की डेट में दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो दुनियादारी में क्या चल रहा है वो देखने के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, वो देखने के लिए ऑल इंडिया रेडियो नहीं सुनते हैं, वो देखने के लिए राज्यसभा टीवी के प्रोग्राम नहीं देखते हैं। क्या करते हैं, सीधा फेसबुक खोलते हैं या अपना व्हाट्सएप देखते हैं उठा के। तो फेसबुक पे सारी न्यूज उनको मिल जाएगी। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया, देखिए पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया, देखिए इस तरीके की न्यूज। तो सारी न्यूज वहां पे नमक मिर्च मसाला लगा के आप लोगों को काफी मिलेगी, एफबी पे मिल जाएगी और व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो इन दोनों के चलते हुए क्या देखा जा रहा है, जो हमारे जो न्यूज़पेपर वगैरह है, जो जर्नलिस्ट वाला जो जर्नलिज्म वाला जो एरिया है, वो कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से डिप्रेशन फील कर रहा है। मतलब कोई भी न्यूज़पेपर पे आजकल ज्यादा फोकस नहीं देता है, मतलब न्यूज वेबसाइट जितनी है उन पे भी कोई ज्यादा आजकल मतलब फोकस नहीं दिया जाता है, जितना फोकस दिया जाता है आज की डेट में जितनी सोशल मीडिया वाली वेबसाइट्स हैं उन्होंने जर्नलिज्म का जगह ले लिया है। तो ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो एक व्यू तो ये डिस्कस किया गया यहाँ पे। दूसरा व्यू क्या डिस्कस किया गया, दूसरा व्यू डिस्कस किया यार ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं कितनी फेक न्यूज होती है आज की डेट में। जो भी जेन्युइन बंदा है, अगर किसी को पता है अच्छी न्यूज देखनी है, तो वो कोई भी ये जो अलग अलग तरीके के चैनल है, नाम नहीं लूंगा किसी का, जो चल रहे हैं उनको नहीं देखते हैं। वो हमेशा क्या देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो देखते हैं। ऑल इंडिया रेडियो पता है ना, तो उनको मिर्च मसाले की न्यूज मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा ऑल इंडिया रेडियो पे। देखिए इस खुकार आतंकवादी को ये काट के ले गया सिर, तो इस तरीके की न्यूज नहीं मिलेगी। तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा वो इस तरीके के वर्ड भी यूज नहीं करते हैं। जैसे आप लोग अगर ऑल इंडिया रेडियो सुन रहे हैं तो वो बोलते हैं कि बॉडी को म्यूटिलेट कर दिया, मतलब बॉडी को क्षतिग्रस्त कर दिया। अगर आप दूसरी न्यूज चैनल देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे, देखिए दरिंदों ने सिर काट के ले गए। तो यार मान लो उन्होंने गलत कर रहे हैं, वो एक अपनी जगह गलत कर रहे हैं, उसको उसका कोई वो नहीं है, भरपाई नहीं है उसकी कोई। पर लेकिन उस तरीके से आप लोग बोल के यहाँ की जनता को उकसा रहे हैं, उनकी जनता, हमारी जनता में रोष पड़ रहा है। वो अगर ऐसे ऐसे वर्ड सुनते हैं तो एक तरीके से अंदर से खून खोल उठता है। अगर जनता का खून खोलेगा तो वो क्या करेंगे, जनता का खून खोलेगा तो सोसाइटी में कुछ ना कुछ गलत होगा। तो इसीलिए हमेशा यार इस तरीके का सजेशन दिया जाता है मीडिया के द्वारा भी, मतलब हमेशा ऐसी ऐसी रिपोर्टें भी निकल के आई हैं। इनको ये बोला जाता है कि यार न्यूज को जो है जिस तरीके की है उसी तरीके से दिखाओ, उन पे नमक मिर्च मसाला लगा के मत दिखाओ उनको। आदमियों को आप लोगों को उकसाने का काम नहीं है, उनको इन्फॉर्म करने का काम है।
अब वो अपने आप खुद डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है। उनके पास में इतना सोचने की क्षमता है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल ने फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, वो सोच सकते हैं उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। पर लेकिन न्यूज़पेपर वाले जिस तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करते हैं बना के, वो ऐसे करते हैं कि वही बता देते हैं उनको कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, उनको सोचने की क्षमता छोड़ते ही नहीं है कुछ। तो न्यूज़पेपर वाली मतलब न्यूज़पेपर वाले बोल रहा हूँ, ये सोशल मीडिया और जो नए नए चैनल बने हुए हैं आज की डेट में, यही बता देते हैं कि उनको कि क्या करना चाहिए आप लोगों को। तो इस तरह की न्यूज कर रही तो डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि न्यूज जो है, जो फेसबुक या सोशल मीडिया की जितनी भी न्यूज वगैरह, इन पर कोई ट्रस्ट ही नहीं करेगा। आने वाले टाइम में फिर से जर्नलिज्म का एरा आएगा और फिर से आदमी क्या है, अखबार पढ़ना स्टार्ट करेगा, फिर से आदमी जो है जो ढंग की ऑथेंटिकेटेड न्यूज है उनको सुनना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इस बात पे यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया गया इस वाले आर्टिकल में। ओके, देखिए ये ये वाला कितना अच्छा लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जी हैं, ए को रोक रहे हैं, ए इधर को भाग रहा है, पी इधर को भाग रहा है, बीच में चेयर रखी हुई है एक ए के सामने। वो ये ना पार्टी टूटने की बात चल रही थी अभी कल परसों कुमार विश्वास जी को लेके। तो कार्टून भी बड़े अच्छे रहते हैं, देखा करो, हंसी आती है कई बार सुन के। ये वाला वही ब्रेक्जिट से रिलेटेड है। ब्रेक्जिट देखिए होने की बात तो चल रही है, 28 से 27 नेशन रह जाएंगे यहाँ पे अभी इसके यूरोपियन यूनियन से, जैसे ही ब्रिटेन बाहर निकल जाएगा। तो उसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है किस तरीके से हम लोगों को आगे लेके चलना है इसको। कुछ कुछ चीजें बहुत सारी, देखिए जिस तरीके से अब ब्रेक्जिट को अगर जिसकी समझ में नहीं आता है कि चल क्या रहा है, आप बिल्कुल ऐसा समझ सकते हैं, अगर थोड़े से बड़े स्केल पे देखें तो ऐसा समझ सकते हैं जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। अब भारत पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो बहुत सारी चीजें बट गई थी, जमीन भी बट गई थी, नदियां बट गई थी, हालांकि वो इस तरीके का नहीं है। अगर थोड़ा सा और नॉर्मल तरीके से देख लीजिए तो ऐसा समझ सकते हैं जैसे घरों में बंटवारा हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें अब जुड़ चुकी थी इनके आपस में, अब वो फिर से अलग होने जा रही हैं, तो उसके बारे में सोचा जा रहा है किस तरीके से अलग करना है। डिफेंस एक तरीके से था, फॉरेन अफेयर एक तरीके से, कहीं किसी के साथ में रिलेशन बनाना है वो इनको एक साथ में मिलकर बनाना था, करेंसी एक थी, एक बैंक फॉलो करके चल रहे थे। तो इस तरीके की चीजें थी वहां पे, अब सारी आराम आराम से अलग होंगी, तो देखा जाएगा किस तरीके से। तो ये आर्टिकल में बस वही है। तो यहाँ पे किस तरीके से आप लोगों को हैंडल करके चलना है कि ब्रेक्जिट जो है वो शांति में हो जाए इनका। ये उड़ान स्कीम है, इसको आर्टिकल में आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, ये वाला आर्टिकल यूथेनेसिया से रिलेटेड है। इस वाले आर्टिकल को भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक मिनट, स्लाइड कहाँ गई। ये वाला देखिए, इसको अगर आप ये देखिए यहाँ पे तो इन्होंने कंप्लीट जो डिस्कशन किया गया है वो कंप्लीट डिस्कशन किया गया है किसके, फ्रांस के फेवर में और यूएसए के। तो इसको न्यूज में लेके बताया गया है। मैं आपको इसका इंडिया का भी कॉन्टेक्ट इसमें बताऊंगा आप लोगों को, इंडिया का कॉन्टेक्ट क्या है। ठीक है ना, पहले यूथेनेसिया समझ लीजिए। देखिए यूथेनेसिया बोला जाता है एक ऐसी बीमारी जिसके तहत, अगर मतलब बीमारी जब आदमी को एक टर्मिनल एंड पे पहुंच जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता है, एक तरीके से राजू रस्तोगी को समझ सकते हैं आप। ठीक है ना, राजू रस्तोगी अगर एक ऐसे टर्मिनल डिसीज में पहुंच गया कि उसकी बॉडी ने वर्क करना कम बंद कर दिया, वो ओनली प्लग झपका के बता रहा था, ठीक है, कि ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। तो उस टाइम पे जो देखा जाए, अगर वो प्लग भी झपकाना बंद कर दे और वो बेड पे पड़ा रहे, तो उसके ऊपर पैसा लगता रहे, बस वो सांस लेता रहे और दिल धड़कता रहे, उसके अलावा और कुछ भी उसकी बॉडी काम ना करे, तो उसके घर वाले वैसे उसके उसकी बहन की शादी, कम्मो की शादी करनी थी, और ऊपर से उनके पापा जी भी बीमार हुए पड़े थे। 3 इडियट की स्टोरी बता रहा हूं मैं। ठीक है, उस हालत में अगर राजू रस्तोगी का इलाज चलता रहे, उनकी घर में खाने के तो लाले पड़े हुए थे उस टाइम पे, और राजू रस्तोगी का अलग से इलाज चलाते रहे, तो उनकी उनकी जो रही सही फैमिली है जिजामर ऐसी, तो वो भी सड़क पे आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या बोला जाता है कि जो आदमी दिख रहा है कि वो रिकवर नहीं कर पाएगा, तो कोर्ट में जाके गुहार लगाई जाती है कि इस आदमी को इससे अच्छा तो यार मार ही दिया जाए, क्योंकि इसका आगे आने वाले टाइम में इसका सही होने का तो दिख नहीं रहा है। और ऊपर से जिस तरीके की कंडीशन बन गई है, उस तरीके से ये दिख रहा है कि जो फैमिली है, अगर ऐसे ही चलता रहे तो फैमिली भी सड़क पे आ जाएगी। तो इनका जिंदा रहने से ना तो कुछ फायदा हो रहा है, ऊपर से जो बाकी के फैमिली के मेंबर है, उनकी भी जो रोजी रोटी है, उनका भी जीना एक तरीके से संकट में पड़ गया है। तो ऐसे टाइम पे इसको बोलते हैं कि इनको एक तरीके से डेथ दे दी जाए। डेथ कैसे दी जाए, जिस सपोर्ट पे वो टिके हुए हैं वो सपोर्ट हटा दी जाए, बस ये आराम से मतलब एक्सपायर हो जाएंगे। तो इस तरीके की बातें की जाती है, तो इसको बोलते हैं यूथेनेसिया की भी, मतलब इस तरीके से उसको एक तरीके से डेथ सेंटेंस दे देना। पर हमारे यहाँ पे दो तरीके की यूथेनेसिया है वैसे तो सब जगह, एक तो बोलते हैं एक्टिव और एक बोलते हैं पैसिव। तो हमारे यहाँ पे जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है पैसिव यूथेनेसिया पे। तो पैसिव यूथेनेसिया तो अलाउड है यहाँ पे। एक मिनट रुक जाते हैं। तो ये यूथेनेसिया वाले कॉन्सेप्ट की हम लोग बातें कर रहे थे। ठीक है, तो इस वाले में देखिए क्या होता है यहाँ पे, ये गुजारिश मूवी में वही दिखाया गया है, जो ऋतिक ऋतिक रोशन हुआ है बिल्कुल काम करना, उसकी बॉडी बंद कर देती है, तो यूथेनेसिया मांगता है फिर। ठीक है, तो यहाँ पे वो कंप्लीट जिक्र किया गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो बात कर रही है, ये बच्चा पैदा हुआ था अगस्त 2016 में। ठीक है ना, तो अगस्त 2016 में ये बच्चा पैदा हुआ था। तो जो बच्चे को बीमारी थी वो माइक्रोकैंड्रियल डीएनए डिप्लेशन सिंड्रोम की बीमारी थी, जिसको एमडीडीएस बोलते हैं। ये जो बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी थी कि इसमें मसल्स जो है वो वीक होने लगती है और ब्रेन डैमेज हो जाता है आगे चल के, तो बच्चा जिंदा नहीं रह पाता है। तो जो इसके बारे में किया गया, तो जो बच्चा था उसकी उसकी बात क्या थी, तो जो फ्रांस में था ये बच्चा, तो फ्रांस में इसके जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे थे, पहले तो बोल रहे थे सही हो जाएगा, पर फिर बाद में बोले सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो डॉक्टर है
उन्होंने बोल दिया कि सही नहीं हो पाएगा, पर लेकिन यूएसए वाले डॉक्टर कुछ बोल रहे थे कि ये सही हो जाएगा। पर लेकिन जब ढंग से तहकीकात की गई तो यूएसए वाले डॉक्टर ने भी बोला, यूएसए वाले डॉक्टर ने भी आगे चल के हाथ उठा दिया, पर उन्होंने बोला कि हमारे पास में एक थेरेपी है कि हम इसको सही कर सकते हैं। पर लेकिन वो थेरेपी आज तक टेस्ट नहीं की गई है कहीं पर भी। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा ना, प्रैक्टिकल वगैरह किया करते थे, मेंढक पे टेस्ट किए जाते थे या फिर चूहे बंदरों पे टेस्ट करते हैं, तो उसको कहीं पे भी टेस्ट नहीं किया गया है। तो आप लोग चाहे तो इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो देखिए बच्चे के जीने के चांसेस नहीं है, पर इसको टेस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। जो फ्रांस की कोर्ट है उसने मना कर दिया, फ्रांस की कोर्ट ने मना कर दिया। देखिए एक तरीके से बच्चे पर इस तरीके का टेस्ट नहीं किया जाएगा जिस दवाई को आज तक यूज ही नहीं किया गया। ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। तो यहाँ पे तो देखिए माता पिता के पास में चॉइस होनी चाहिए, मतलब उनको एक चांस मिलना चाहिए कि बच्चे का इलाज करा लिया जाए। भले ही वो दवाई टेस्ट नहीं हुई है, वैसे ही भी बच्चा बचने वाला नहीं है, हो सकता है टेस्ट होने के बाद में कुछ चांसेस हो जाए। और अगर बच्चे के ऊपर वो दवाई टेस्ट हो जा रही है तो हो सकता है आने वाले टाइम में उस दवाई से फिर और बच्चों की जान बचाई जा सके। तो इसलिए इसके ऊपर ये केस बोल रहे हैं कि जो जिस तरीके को डिसीजन दिया है उस तरीके का डिसीजन सोचने वाला है, कि उस पर फिर से एक बार सोचना चाहिए कि अगर बच्चे पर टेस्ट हो जा रहा है तो आने वाले टाइम में फायदा हो सकता है और बच्चों को। ठीक है, वरना तो फिर बच्चे की लाइफ सपोर्ट उठानी पड़ेगी और बच्चे को वैसे डेथ देनी पड़ेगी कि लाइफ सपोर्ट हटाएगा, बच्चा एक्सपायर हो जाएगा। पर वही बात चल रही है कि देखिए अब क्या इसके ऊपर किया जाता है। तो उसका केस था ये, यहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा था। ओके, देखिए इस वाले आर्टिकल में हालांकि मतलब नोट्स बनाने नहीं चाहिए थे, पर फिर भी मैंने बना दिए हैं। इसका बस आप लोग समझ लीजिए एक बार चल क्या रहा है। नेपाल के चीफ जस्टिस जो है उनका क्या करने जा रहे हैं, इम्पीचमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, हो सकता है कुछ टाइम में मान हो सकता है, मतलब कंफर्म नहीं है। इंडिया में भी आप लोगों को ये प्रोसेस देखने को मिलेगा। समझ गए होंगे जो डेली वीडियो सुन रहे हैं कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ, कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप लोगों को इंडिया में भी ये प्रोसेस देखने को मिल सकता है बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीफ जस्टिस का इम्पीचमेंट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये बहुत ही गलत डिसीजन है। एक तो ये अभी रिटायर होने वाली थी, ठीक है ना, और ऊपर से क्या बात हो रही है, देखिए ये जो है एक तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन है। इन्होंने कुछ ऐसे केस उठा रखे थे जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल अलायंस है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का कोलिजन में पार्टी है यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द नेपाल एक साइड में, जो प्राइम मिनिस्टर है जिनके पुष्प कमल दहाल, और दूसरी साइड में नेपाली कांग्रेस। ठीक है, जिनके बहादुर बहादुर दिवेबाजी है ये। तो ये पार्टी कोलेंस में है, तो इनका एक तरीके से दोनों ही ये एक तरीके से इसको इम्पीचमेंट करने के चक्कर में पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि वो चाह रही थी, कुछ ऐसी बातें थी। सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है वो क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है, इन्होंने अपॉइंटमेंट करी, ठीक है ना, एक पुलिस के चीफ की। तो इन्होंने क्या किया, उसको रद्द कर दिया, क्योंकि वो उस हिसाब से नहीं थी जिस तरीके से होनी चाहिए थी। तो इसको देखते हुए इसको मतलब बिना किसी बात का वो नहीं होता, इशू बना देते हैं। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिना किसी बात का इशू बना दिया उन्होंने, छोटी सी बात का। अभी यहाँ पे इतने सारे क्राइसिस चल रहे हैं, अभी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया, अभी यहाँ पे लोकल पोल नहीं हो पाया, इतने दिनों से बात चल रही है, मधेसी वाला अलग से बात चल रही है, अभी यहाँ पे अर्थक्वेक आया था वो भी ढंग से सॉर्ट आउट नहीं कर पाए हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ढंग से है ही नहीं। तो चारों तरफ से तो आप एक तरीके से बोल दिया जाए इसको, तो मतलब वो नहीं बोलते हैं कि नंगे खड़े हुए हैं, और ऊपर से आप इस तरीके की कंडीशन और पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी वाली क्रिएटिव सोसाइटी में आप क्रिएट कर रहे हैं। तो ये बात बोला गया कि बहुत नैरो माइंडेड ये इस तरीके का डिसीजन लेने जा रहे हैं। इस तरीके का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर इनको आगे आने वाले टाइम में, देखिए लोकल पोल तो करवा ही नहीं पाया है, आगे आने वाले टाइम में जनवरी में ही, अभी कितना टाइम रह गया है, अभी मई चल रहा है, तो 2018 में यहाँ पे क्या होने जा रहे हैं, जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब तक आप लोकल इलेक्शन करवा नहीं पाए इतने दिनों से, पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने जा रहे हैं। वैसे ही इनस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा बनी हुई है। और वह एक एक तो बात भूली गया मैं, इसके अलावा जो मधेसी वाली प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ पे इन्होंने अपना जो एरिया डिवाइड कर रखा है उसको लेके प्रॉब्लम चल रही है। मधेसी वाले चाहते हैं और तरीके से डिवाइड करा जाए, यहाँ पे जो एरिया है इन्होंने अलग तरीके से डिवाइड कर रखा है, उस पर अलग से इशू बना हुआ है, और ये बिना बात का इशू लेके अलग से बैठ गए। तो ये बोला जा रहा है, जो जो राइटर है वो बोले जा रहे हैं कि बहुत ही नैरो पॉलिटिक्स, नैरो माइंडेड पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अभी आने वाले मंथ में वो वैसे रिटायर हो रही है। तो एक तरीके से वही हो गया ना, कि जो सेपरेशन ऑफ वाला पावर वाला, ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट बोल रही है कि सेपरेशन ऑफ पावर खत्म कर दिया इन्होंने। मतलब जिस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर होती है और एक तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में आगे घुस गई है ये, तो इसलिए इंपीचमेंट कर रहे हैं हम इनका। यार इंपीचमेंट तो कर रहे हैं, पर लेकिन वो खुद ही रिटायर होने वाली है ना, उसके बाद में आप ढंग से देख लेना चीजों को। इंपीचमेंट करने का क्या, इंपीचमेंट करने का तो ये सीधा सीधा तरीका हो गया ना, आप सबक सिखाना चाह रहे हैं। ये तो एक तरीके से दुश्मनी निकालने वाली बात होगी। तो वही है, थोड़ा आप लोगों को पता होना चाहिए कि पड़ोस में क्या चल रहा है। बाकी तो इतना कुछ है नहीं खास इसमें, ये बोल बच्चनगिरी आती रहती है, तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसके अंदर। ये वाला आर्टिकल इन्फोसिस से रिलेटेड था, हम लोगों ने देखा था कल भी न्यूज एनालिसिस, जो दोनों वीडियो सुनते हैं, हमने इसको काफी अच्छे से डिस्कस किया था कि इन्फोसिस वाले जो है क्या करने जा रहे हैं, 10,000 अमेरिकन को हायर करने जा रहे हैं। ठीक है ना, 10,000 अमेरिकन को हायर करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा H1B वीजा वाला जो चक्कर चल रहा है, ये इसको याद रखिएगा, नॉन इमिग्रेंट वीजा है, ऐसा नहीं है कि आप इसको लेके सिटीजनशिप बन सकते हो यूएसए के। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है। तो ये हो क्या रहा है, देखिए बहुत सारी कंट्री ऐसी होगी, जैसे यूएसए हो गया, उसके बाद में फिर यूके हो गया, उसके बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, हमने सिंगापुर का भी जिक्र किया था। ये सारे आर्टिकल आप लोग अगर जो डेली सुन रहा है ना, उसको पता होगा कि ये सारी न्यूज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो रिवीजन इस तरीके से होता रहता है, अगर कंटिन्यूटी में आप वीडियो सुन रहे हैं ना, तो फिर से रिवीजन भी होता रहता है कहीं ना कहीं। अब देखिए आर्टिकल कितनी बार आ चुके हैं,
जो मैक्सिमम डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोगों को सारे आर्टिकल पता होगा, जो डेली वीडियो सुन रहे हैं उनको। ऐसा नहीं है कि उनको नई चीज लगी होगी कोई ज्यादा, थोड़ा बहुत एक आधा पॉइंट इधर उधर आ जाता है नया निकल के, वरना यही फायदा होता है डेली न्यूज डिस्कशन का। जो डेली सुनता रहता है उसके ऊपर बर्डन नहीं बनता, इसलिए कहते हैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। ओके, तो न्यूज़पेपर को ट्राई किया करो, डेली रेगुलरिटी में सुनो, ठीक है। और न्यूज़पेपर को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का स्किप कर दोगे तो कल बर्डन बन जाएगा, कल का स्किप करोगे परसों इकट्ठा हो जाएगा, ऐसे तो है नहीं, आने का नहीं है ये। एक दो दिन छोड़ के छुट्टी का और डेली न्यूज़पेपर आता है तो बर्डन ही बढ़ेगा। तो सबसे अच्छी बात यही है कि जिस दिन खत्म करना है खत्म करके सो आराम से, फिर इंजॉय करो। तो ये क्या बोल रहे हैं, इनसे बोला गया कि आप लोगों ने ये डिसीजन क्यों लिया है। तो देखिए, अगर ये बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप H1B वीजा खत्म करने जा रहे हैं इसलिए हमने डिसीजन लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं बोला है इन्होंने। इन्होंने मतलब पॉलिटिकली डिसीजन, मतलब एक पॉलिटिकली न्यूट्रल आंसर दिया है। इन्होंने बोला है कि प्योरली डिसीजन जो है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। हम अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे वर्क करना चाहते हैं, जो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, कल जो क्लाउडिंग मतलब कंप्यूटर क्लाउडिंग हो गई, बिग डेटा हो गया, कल वाले आर्टिकल में मैंने एक्सप्लेन भी किया था ये क्या क्या है, ठीक है ना। तो इन पे हम फोकस करना चाह रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बढ़ा रहे हैं, हम अपना एरिया बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारा वर्क का वो बढ़ाना चाह रहे हैं, हम प्रॉफिट, जैसे प्रॉफिट होता था, हम जितना हमको प्रॉफिट हुआ उसको फिर से हम यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो हम अपना वर्किंग इन्वायरमेंट बनाने जा रहे हैं, उत्तर मतलब एरिया बढ़ाने जा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये डिसीजन लिया है। पर लेकिन अगर ढंग से देखा जाए तो ये इन्होंने सीधा सा डिसीजन इसलिए लिया है क्योंकि अब इन्होंने मना कर दिया है, H1B वीजा वाले अलाउड नहीं किए जाएंगे। H1B वीजा वाले अलाउड नहीं करे जाएंगे तो सीधा सीधा फंडा ही हो गया ना, वहीं से आदमियों को हायर करो। तो जो डोनाल्ड ट्रंप का जो नारा है कि ऐसा कुछ करके है कि हायर अमेरिका, और एक कुछ और बोलते हैं वो याद नहीं आ रहा है, हायर अमेरिका मतलब कंपनी अमेरिका वालों को ही हायर करो और अमेरिका वाले ही काम करो यहाँ पे अमेरिका वाले एरिया में ही। तो कुछ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट था उनका, डायलॉग बोलते हैं वो। तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं आप तो सीधा सीधा पर, लेकिन अब तो इन्होंने कर दिया, कल को और भी कई सारी कंपनी निकल के आएंगी वो भी करेंगी उसी तरीके से, तो ये सोचने वाली बात हो जाएगी। तो सीधा सीधा फंडा यही है कि किसी तरीके से चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को, टीसीएस जो है यहाँ पे सबसे बड़ी आईटी की कंपनी है हमारे यहाँ पे, दूसरे नंबर पे इन्फोसिस और तीसरे नंबर पे विप्रो होगी। तो टॉप मोस्ट कंपनी है। मैंने आंसर मांगे थे, बहुत ही कम बंदों ने दिया है, मैंने पूछा था कि कौन कौन फाउंडर है इनके, ठीक है ना। तो ये आईटी की बड़ी बड़ी कंपनी है, पर लेकिन आप लोगों ने आंसर नहीं दिया। चलिए, जैसी आपकी इच्छा, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। चलिए देखिए यार, आंसर दिया कीजिए थोड़ा सा, मुझे भी उसी तरीके से मोटिवेशन का मेरे पास यही तो रीजन है, आप लोग आंसर देते हैं, इंगेज रहते हैं। आगे देखिए क्या है। तो ये कई सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, मतलब यूएसए नहीं है, कई और कंट्री ने इस तरीके किया है। तो बिजनेस इस तरीके से डिपेंडेंट हो गया एक दूसरे से, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं तो डोनाल्ड ट्रंप के इस तरीके के डिसीजन आ गए, तो कहीं ना कहीं ये इंडिपेंडेंट वाली चीजें नहीं रह गई हैं, ठीक है ना। तो जो वीजा के ऊपर अगर डिपेंडेंट रहने वाली बातें आ गई है, अगर वीजा के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो इनका काम ही नहीं चल पाएगा। तो इन्होंने अब दूसरा रास्ता ढूंढना स्टार्ट कर दिया है कि वहीं की कंट्री के हायर करना स्टार्ट कर दो आदमियों को। तो वही बात आगे बोल रहे हैं, देखिए कि जो जो H1B वीजा वाला कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं उसको आगे आएगा निकल के, तो कुछ ना कुछ तो उनको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। ऑलरेडी 20 से 30 हजार आदमियों को जॉब दे रही है, 10,000 और लेने की बात कर रही है। तो देखिए, हमेशा जो फोकस दिया जाता है ना, इंडिया वाले फोकस बोलते हैं कि जो फ्री लेबर मूवमेंट होना चाहिए, जो हमारे ट्राइब्स वाले एग्रीमेंट भी है, जो हमने उनके तहत साइन भी कर रखे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो हमने साइन कर रखे हैं, WTO के, ठीक है ना। तो WTO के तहत जो ट्राइब्स वाले एग्रीमेंट भी हम कहते हैं कि फ्री लेबर पे मूवमेंट होना चाहिए, तो उससे इफिशिएंसी बढ़ेगी, इकोनॉमी बढ़ेगी, पर लेकिन ये फोकस ही नहीं करते हैं उस पे। अगर टाइटनिंग द इमिग्रेशन वाली बात आएगी तो फिर वही है, ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और ग्लोबलाइजेशन आज की डेट में रस नग मतलब आप बोल सकते हैं कि नस नस में घुस चुकी है। फेसबुक ले लीजिए, जितना मार्क जुकरबर्ग भी फेसबुक से प्यार नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा तो फेसबुक में इंडिया में चाहने वाले हैं उसके, ठीक है। व्हाट्सएप ले लीजिए, तो इसी तरीके से आज की डेट में रग रग में फैल चुका है। तो आप इस तरीके से अगर इस पे कुछ इंपैक्ट डालेंगे, इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, इसी तरीके से ग्लोबल कंपनी है, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो चुकी हैं। मतलब रॉ मटेरियल कहीं से खरीदा जाता है, फिनिश प्रोडक्ट कहीं पे बनाया जाता है और बेचा कहीं पे जाता है जाके। तो इस तरीके से सब आपस में जुड़ चुके हैं आज की डेट में, एक सा इस तरीके का कनेक्शन बन चुका है कि आप उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो वही बात बोल रहे हैं कि जितना अच्छा हो सके अगर चीजों को आराम से लेके चला जाए तो सही रहेगा, वरना बहुत ही प्रॉब्लम वाली कंडीशन हो जाएगी अगर सब प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी अपना के चलेंगे तो, ठीक है। तो यही कंप्लीट आर्टिकल था। अब ये हमारी उड़ान स्कीम के बारे में आर्टिकल है, उड़े देश का आम नागरिक, ये हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं इसका, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है ना। लेट द कॉमन मैन फ्लाई, ठीक है। तो कॉमन आदमी को उड़ाने की बात चल रही है। वैसे जो आदमी देखा जाता है जो अच्छी खासी सैलरी वाले होते हैं वही रहता है। बहुत सौ का मिडिल क्लास फैमिली का, हम जैसों का सपना रहता है कि यार हवाई जहाज में बैठेंगे, ठीक है ना। तो वो सपना जो है पूरा होने के चांसेस अब आ गए हैं। तो जो जो कॉमन मैन आदमी है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत सारे सोचते हैं कि हवाई जहाज में बैठेंगे, ठीक है। तो उनका सपना पूरा होने की बात आ गई है, ठीक है। मुझे मत सोचना। बस थोड़ा सा आप लोगों के साथ मिलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मतलब एग्जाम्पल देता हूँ यार, थोड़ा सा उसको मतलब ऐसे मत लेना, ठीक है।
तो हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, अब तक जो है टायर वन जो सिटीज हैं वो मैक्सिमम उसमें जाते थे, पर लेकिन जो फोकस दिया जा रहा है यहाँ पे, किसे फोकस दिया जाएगा, वो टायर 2 और टायर 3 वाली सिटीज में फोकस दिया जाएगा। ये मैंने डेटा सर्च करने की कोशिश की थी पर मुझे मिली नहीं, थोड़ा जल्दी में भी था वीडियो बनाने की। तो 2011 सेंसस का दे रखा है यहाँ पे। तो टायर 1 का जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे इतना दे रखा था यहाँ पे, ठीक है ना। जो इतनी से ज्यादा ज्यादा पॉपुलेशन है 1 लाख से अबव, टायर 1 हो गया। टायर 2 किस वजह से हो गया, जो 50,000 या इससे हो गया अब वो, ठीक है ना, मतलब इससे नीचे, मतलब इसके और इसके बीच में जो आ गया, ये इससे बीच वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है फिर है। तो इस तरीके से टायर 1 टायर 2 टायर 3 तो ये कॉन्सेप्ट आता चला जाता है। रूरल एरिया इसी तरीके से आ गया फिर, ठीक है, जो 10,000 के लगभग एयर फेयर में चीजें हो जाती हैं। तो फिर सेमी, फिर मतलब ये तो हो गया रूरल सेंटर, फिर हो गया सेमी अर्बन। तो थोड़ा यहाँ पर डेटाज मैंने दे रखा है, ठीक है, इसको आप लोग देख लेना। तो ये इसीलिए डाला है कि आप लोगों की समझ में आ जाए कि नॉर्मली जो टायर 1 टायर 2 और टायर 3 वाली सिटी होती है वहाँ पे ये माना जाता है कि कॉमन आदमी रहते हैं। जो अच्छी खासी सिटी होती है, जैसे कि जैसे दिल्ली ले लीजिए आप, मुंबई ले लीजिए, तो यहाँ पे माना जाता है कि एक अच्छी खासी क्लास रहती है, ठीक है, जो जो मैक्सिमम यूज करती है फ्लाइट का। तो देखिए अब कॉमन आदमियों तक ये रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाएगा, और जिससे कि स्ट्रेंथ हो सके। देखिए बहुत सारी ऐसी हवाई पट्टियां हैं जो पड़ी हुई हैं खाली, ठीक है, जिनका यूज किया जा सकेगा। तो इसीलिए जो हवाई पट्टियां बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा आसपास वाले एरिया में, कहीं नोएडा में, कहीं दिल्ली में, कहीं मेरठ में, कहीं कहीं इसमें क्या बोलते हैं, राजस्थान में कई सारे जो कनेक्टिविटी है एनसीआर वाले एरिया है, वहां पे भी बहुत सारी पट्टी ऐसी पड़ी हुई है जहां पे कि मतलब कि हवाई जहाज नहीं आता है, पर लेकिन वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो 128 रूट और 70 सिटीज को कनेक्ट किया जाएगा, अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। 2,500 देख लीजिए, अगर आप ढंग से किसी 3 टायर में अगर रिजर्वेशन करा रहे हैं तो वहां पे इतना लगभग आ जाता है 2 से 2,500 रुपए का खर्चा। तो यहाँ पे अब वो चीजें आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी यहाँ पे ओनली, ठीक है। तो यही बात आगे बोली जा रही है कि भाई इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए इसको बढ़ाया जा रहा है जितना आज की डेट में अगर देखा जाए, तो मतलब ये जो आज की डेट में जो आदमी ट्रेवल करते हैं वो लगभग 10 करोड़ करते हैं, ठीक है ना। तो उनको 30 करोड़ तक बढ़ाने की बात चल रही है। 10 करोड़ लगभग आज की डेट में करते हैं, 30 करोड़ तक बढ़ाने की बात चल रही है ये 2022 तक। तो इसको याद रखिएगा। और देखिए ये भी बढ़ता ही जा रहा है एज कम्पेयर टू 2015, जो ग्रोथ दिखा है 23% ग्रोथ दिखा है, जो आदमी हवाई जहाज से यात्रा करना पसंद करने लगे हैं, ठीक है। और ये तो देखिए 1 घंटे की जर्नी अगर हो रही है किसी की, तो लगभग 500 किलोमीटर कवर कर रहा है और ओनली 2,500 में कवर कर लेगा। तो इससे भी फायदा होगा, आदमी जो है सोचेगा कि रेल में जाने से अच्छा है, ट्रेन में जाने से अच्छा है, जहाँ पे लगा के जाएगा 15-20 घंटे, तो आराम से 1 घंटे में इधर उधर हो जाएगा काम। तो इसके लिए भी फोकस किया जा रहा है। पर देखिए इसके लिए फंडिंग कहाँ से आएगा, कौन पैसा आएगा, तो पैसा देखिए कुछ तो यहाँ से इकट्ठा किया जाएगा। 7,500 से 8,000 रुपए लिए जाएंगे अगर कोई मतलब डिपार्चर करिए, अगर कोई फ्लाइट डिपार्चर कर रही है यहाँ पे आके नेशनल रूट पे, डोमेस्टिक फ्लाई अगर आके मतलब लैंड कर रही है, तो वहां के जो पैसेंजर है उन पे लगभग 50-50 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाएगा, ठीक है। तो वहां से इसका खर्चा निकल के आएगा, ठीक है। तो कुछ तो वो हो गया, और उसके अलावा सब्सिडीज वगैरह कुछ दी जाएगी। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि व्हाट्स अबाउट द एयर फेयर, तो उसके बारे में बोला जा रहा है जो उसकी रेंज होगी वो लगभग 1420 से लेके 3,000, मतलब देखिए रेंज में रखा गया है बिल्कुल, ठीक है ना। तो 3,500 तक रहेगी लगभग, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जो कवरिंग द डिस्टेंस की बात करी गई है, ये कितना रहेगा, लगभग ये लगभग 150 से 800 किलोमीटर के बीच की रहेगी। रीजनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कर रहा है देखिए जो टिकट प्रोवाइड कराए जाएंगे वो लगभग 50%। तो सीट जो है स्टार्टिंग में ये बोला है एयरलाइंस विल प्रोवाइड द लोअर एयर फेयर 50%, जो स्टार्टिंग की सीटें हैं, ठीक है ना, लगभग 40 सीटों पे। इसके बाद में जो किया जाएगा वो नॉर्मल जो चार्ज है वो किया जाएगा। तो इसी तरीके से देखिए जुगाड़ किया जा रहा है किसी न किसी तरीके से कि कनेक्ट की जाए और आराम से चीजें हो सके प्रॉपर वे में। तो उससे फोकस करके चला जा रहा है, और कुछ नहीं है, बस अच्छे से काम चलता रहे, एक कनेक्टिविटी बन जाए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। ये देखिए न्यूज एनालिसिस का पोर्शन है यहाँ पे, पहले ही जो आधार कार्ड से रिलेटेड है, पेज 1 पे न्यूज है और पेज 10 पे न्यूज है। आधार कार्ड और पैन कार्ड की बात यहाँ पे चल रही है। आधार कार्ड पैन कार्ड का हम लोग कई बार देख चुके हैं, मिड डे मील पे जब इसको जो कनेक्ट करने की बात आई थी, जब हमने इनकम टैक्स के रिलेटेड बात आई थी कनेक्ट करने की, तो वहाँ पे फंडा निकल के आया था। तो ये खासकर इनकम टैक्स पे फोकस किया गया। ये बोलिए देखा जा रहा है कि एक तो आपको टैक्स पे करें, ऊपर से अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे, तो क्या ये हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए कि हमको कैसे पे करना है अपना टैक्स। तो उसी के ऊपर ये डिस्कशन किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि अगर इस तरीके से हो जाए तो ये तो वही बात हो गई ना। मान लीजिए आप ये तो देख ही नहीं रहे कि कंट्री आपको क्या प्रोवाइड करा रही है। कंट्री आपको सिटीजनशिप प्रोवाइड करा रही है, आपको फ्रीली घूमने का राइट प्रोवाइड करा रही है, जहां पे चाहे बिजनेस कर सकते हैं वो प्रोवाइड करा रही है, आपके रिलीजन का प्रोटेक्शन किया जा रहा है, आपको एक शांति की लाइफ दी जा रही है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप कंट्री के लिए कर रहे हैं, कंट्री भी आपके लिए कर रही है और वो आपके टैक्स से ही कर रही है। वो अपने आप नहीं रख रही है कि अपने आप इंजॉय कर रहे हैं उसको पैसे का, तो आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको ही वो चीजें करके चलनी है, ठीक है ना। और देखिए डेटा लीक की बात हो रही है यहाँ पे। डेटा लीक में सेंटर ने बोला है कि बहुत सारे वो रिपोर्ट आई है कि बहुत सारा डेटा लीक होता है। सेंटर ने बोला है कि हमसे लीक नहीं हुआ है, वो स्टेटों से लीक हुआ है। तो फिर वही बात आ गई ना, देख यार स्टेट हो चाहे, मतलब ये तो बहुत बात आ गई ना कि मैंने नहीं किया यार, ये तो सोनू मोनू ने कर दिया है, मैंने नहीं किया ये। तो सोनू मोनू पे चेपने से अच्छा तो वही बात हो गई ना। सेंटर बोल रहा है मैं तो बड़ा भाई हूँ, सोनू मोनू ने कर दिया वो लीक डेटा।
तो यार सोनू मोनू भी आपका ही पार्ट है, अगर सोनू मोनू करेंगे तो डेटा लीक हो रहा है, चाहे सोनू मोनू करो चाहे आप लीक करो, ठीक है। तो इस तरीके से बात बोली जा रही है, चाहे कोई भी लीक करो, अगर सोनू मोनू है यार, किसी का नाम वो नेगेटिव वे में मत लेना, ठीक है। तो देखिए किसी का मतलब इस तरीके से ये नहीं है कि चाहे सेंटर करे चाहे स्टेट करे, ठीक है। तो डेटा लीक हो रहा है, सीधी सी बात है, आप कहते हैं कि प्राइवेसी है और सब कुछ एक तरीके से रखा गया है, ऐसा तो कुछ देखने को यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। और वही बात आ गई यार, देखिए अगर इस तरीके से इंडिपेंडेंसी नहीं दी जा सकती डेटा वो कलेक्ट करने की, क्योंकि अगर इस तरीके से टैक्स पे करने की अगर इंडिपेंडेंसी दी जाए, जिस तरीके से आप चाहे टैक्स पे कर सकते हैं, मान लीजिए मैं किस तरीके से पे करना चाहूंगा, आप किसी और तरीके से पे करना चाहेंगे, कोई तीसरा आदमी किसी और तरीके से पे करना चाहेगा, तो वो तो बिल्कुल हेफेजेड पे हो जाएगा ना, समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, ये वाली पेज 4 पे न्यूज है, पेज 4 पे न्यूज है, इसको हमने जो जो डेली दोनों न्यूज दोनों वीडियो सुन रहे हैं उनको पता होगा कि तरंग संचार हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीआईबी की न्यूज में। तो वहां पे क्या डिस्कस किया था, ये डिस्कस किया था कि जो ये देखिए ईएमएफ वेव होती है, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ये वाली वेव होती है, अगर आपके घरों पे टावर लगा दिए जाते हैं तो सब ये सोचते हैं कि ये टावर नुकसान पहुंचाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ कैंसर वाला जो बहुत सारी न्यूज फैली थी वो सब निकल के आएंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर बहुत सारी स्टडी की गई है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, लगभग 25,000 स्टडी की गई है। उन्होंने देखा है कि ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं पाया गया है जिससे कि हार्म पहुंचा सके ह्यूमन हेल्थ को, ठीक है। तो इसी तरीके से ह्यूमन हेल्थ को हेल्थ ना पहुंचाए, तो ये एक वेब पोर्टल स्टार्ट किया गया है जिससे कि आदमियों में एक तरीके से वो क्या बोलते हैं आप, एक अवेयर किया जाए आदमियों की, ये सब जो इस तरीके की बातें चलती हैं कि उन सबों पर एक तरीके से स्टॉप लगा दिया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में यार और ज्यादा टावरों की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा कनेक्ट होते जा रहे हैं आदमी, तो इनको आगे बढ़ावा ही दिया जाएगा। तो अगर इस तरीके के इशू बढ़ के आएंगे, सोसाइटी से निकल के आएंगे, तो कोई भी टावर नहीं लगाने देगा अपने आसपास वाले एरिया में, तो उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो इसलिए ये तरंग संचार, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, डायरेक्ट पोर्टल है ये, लोगों को अवेयरनेस जताने के लिए, ठीक है ना। देखिए ये वाली पेज 5 पे न्यूज है, इस तरीके की भी कई बार पूछ ली जाती है, ये है इंडेंजर्ड होल्स, मतलब जंगली कुत्ते बोल सकते हैं आप इनको, इंडियन वाइल्ड डॉग्स। तो जंगली कुत्ते हैं, ये भी आज की डेट में इंडेंजर्ड जोन में पहुंच चुके हैं। तो इंडेंजर्ड जोन में पहुंच चुके हैं तो सीधी बात आ गई, ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, ये देख लीजिए, हो गया वेस्टर्न घाट और ये हो गया ईस्टर्न घाट। यहाँ पे वेस्टर्न, या अगर ये भी कभी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए, वेस्टर्न घाट बहुत ही कंडक्टिविटी है इसमें, कंटिन्यूटी में है, ईस्टर्न घाट टूटा फूटा है बीच बीच में, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ईस्टर्न घाट की जो वो है, थोड़ी पहाड़ियां हैं, वो टूटी फूटी है, बीच में बहुत सारी जगह है यहाँ पे, पर लेकिन ये बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी में है, ठीक है ना। यहाँ पे रण ऑफ कच्छ, ये अरावली हो गई आपकी, ये विंध्या हो गई, इस पूरा रेंज हो गई, थार डेजर्ट हो गया राजस्थान में, ये छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, ये डेक्कन प्लेटू हो गया नीचे वाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा याद रखिए इसको, इसके बारे में जिक्र हम लोग कर ही चुके हैं। नीलगिरी यहाँ पे हो गया, ये हो गया यहाँ पे कार्डोमन हिल यहाँ पे हो गया, ये पूछ ली जाती है कई बार, ऊपर से नीचे तक उसमें लगाने के लिए आ जाते हैं, थोड़ा याद किया कीजिए इसको, ठीक है। कहाँ पे थे हम तो इनके वाइल्ड डॉग की बात कर रहे थे हम। तो ये इंडेंजर जोन में पहुंच चुके हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है। जो प्रोटेक्शन की जाती है वो शेड्यूल 2 के तहत वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसको याद रखिएगा, इसके तहत किया जाता है। पूछ लिया जाता है तो किसके तहत, क्या नाम है इसका, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972, याद रखिएगा इन सब चीजों को। एक्ट कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। और अगर इंटरनेशनल के हिसाब से देखा जाए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड द नेचर, ये आईयूसीएन के तहत भी इनको बोला गया है कि ये जो ढोल है, जो नाम याद रखिएगा इनका, ठीक है ना, जो भी आप लोग इनको बोले, तो तब से ये इंडेंजर्ड जोन में डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको थोड़ा याद रखिएगा कि ये इंडेंजर्ड जोन में पहुंच चुके हैं आज की डेट में, तो इनको प्रोटेक्शन किस तरीके से करना है वो सोचा जाएगा। और ये कहाँ पे आते हैं, ईस्टर्न घाट में आते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछ दिया जाता है, वो एकदम मिला के क्वेश्चन की ये क्या होगा वो क्या होगा, ओके, तो थोड़ा इसको याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन बताइएगा, वेस्टर्न घाट पे हाईएस्ट पीक कौन सा है, ठीक है ना, और ईस्टर्न घाट पे हाईएस्ट पीक कौन सा है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ईस्टर्न घाट पे हाईएस्ट पीक क्या नाम है, और वेस्टर्न घाट पे हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है, ओके। पेज 7 पे ये न्यूज है, जो फिल्म फेयर अवार्ड मिले थे अभी ये, तो ये उसके बारे में जिक्र दिया गया। अक्षय कुमार जी को बेस्ट एक्टर का मिला था, और भी बेस्ट डायरेक्टर का मिला था इनको, ये मापुस्कर जी हैं। तो इस तरीके से इनको याद रख लिया, देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ मैंने यहाँ भी डाल दिया नाम सारे, तो आप लोग इनको थोड़ा इनका रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे हैं कि कई बार पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट उसमें न्यूज में। तो 64 एडमिशन था, इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला है, एक तरीके से हमारी पूरी सोसाइटी को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है छोटे से उसमें एक फेस्टिवल में, क्योंकि बहुत सारी फिल्म रहती है, अलग अलग एरिया की फिल्म रहती है, अलग अलग लैंग्वेज की फिल्म रहती है, पूरी कंट्री को इसमें एक तरीके से काउंट किया जाता है, सारी कल्चर, रिलीजन को, सोसाइटी, कस्टम, लैंग्वेज, तो सब आ जाता है इस फेस्टिवल में, ठीक है। इसलिए इसको माइक्रोकोज्म बोला गया है, ठीक है ना, प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा। देखिए ये पेज 11 पे न्यूज है, ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड है। ब्रह्मोस मिसाइल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज की डेट में इस तरीके की बना दी गई है कि इसको कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, लैंड से लॉन्च किया जा सकता है, सी से लॉन्च किया जाता है, सब सी एरिया से लॉन्च किया जाता है, एयर से लॉन्च किया जा सकता है, इसको सब जगह से लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, दो से मिलकर बनी हुई है,
जो इंडिया है ब्रह्मपुत्र, और मोस्ट जो है यहाँ पे रिवर है रशिया की। पूरा नाम लिखिएगा चलिए कमेंट बॉक्स में। उस दिन डिस्कशन किया था मैंने पहले भी, पूरा आप लोगों को बताया था ये, ठीक है ना। तो आप लोग इसका नाम लिखिएगा, ठीक है ना। तो लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ये अंडमान निकोबार से यहाँ से इसको लॉन्च करके देखा गया है, अंडमान निकोबार वाले एरिया से, ठीक है ना। हम लोगों ने देखे एमटीसीआर का भी जिक्र किया था, जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, इंडिया की इसमें एंट्री हो गई है। याद रखना चाइना इसका पार्ट नहीं है, ये मैंने पहले फोकस करके बोला था। जब तक कोई मेंबर इसका पार्ट नहीं रहता है तब तक रेंज लिमिट रहती है कि वो लगभग 300 से ज्यादा किलोमीटर रेंज की कोई मिसाइल नहीं बना सकता है। पर लेकिन अब हम इसका मेंबर बन चुके हैं, तो अब इसकी रेंज बढ़ाने की बात चल रही है, या तो 450 से भी ऊपर जाएगी और 600 से लगभग की बात चल रही है कि इसको अब रेंज बढ़ाई जा सके, ठीक है। तो जो ये काम किया गया है किसके द्वारा किया गया है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, मतलब जो ये मिलिट्री के कमांड के द्वारा काम किया गया है। इसीलिए मैंने ये कमांड तो छोड़ो, मैंने सारी कमांड यहाँ पे डाल दी है। आप लोगों को ये याद रखनी है। मैंने आप लोगों को नेवल कमांड बताई थी, 3 कमांड आप लोगों को बताई थी मैंने नेवल की। आप लोगों को तीनों कमांड के नाम और तीनों कमांड का आप लोगों को एरिया लिखना है, किस किस एरिया में वो पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आज मिलिट्री की बताता हूँ मैं आप लोग, खासकर सीडीएस और एनडीए वाले और सीपीएफ वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो खासकर डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम होते हैं। हालांकि यूपीएससी में पूछी जाती है, ऐसी बात नहीं है ये, और आईईएस में पूछ ले जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो देखिएगा, क्योंकि आईएएस में भी आज की डेट में काफी सारी चीजें चेंज कर दी हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका भी आजकल सीसेट के बेस पे मतलब पैटर्न बना दिया उन्होंने, जनरल स्टडी पूछी जा रही है स्टार्टिंग में। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेंट्रल कमांड जो है वो लखनऊ में है, ईस्टर्न कमांड जो है वो कोलकाता में है, नॉर्दर्न कमांड जो है वो उधमपुर में है, सदर्न कमांड जो है वो पुणे में है, और साउथ जो सदर्न वेस्टर्न कमांड है वो जयपुर में है, और जो ये वेस्टर्न कमांड है ये चांदी मंदिरपुर, ये चांदी मंदिर में है। कहाँ पे पड़ता है ये, याद आ रहा है कुछ, कहाँ पे पड़ता है? नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सर्च कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो इसको सर्च कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, आर्मी जो ट्रेनिंग कमांड है वो कहाँ पे है, शिमला में है, ठीक है। तो ये टोटल कितनी कमांड होगी, 1 2 3 4 5 6 7, याद रखिएगा 7 कमांड है आर्मी की। 3 किसकी है, नेवी की है। किसी दिन फिर से जिक्र आएगा, उस दिन एयरफोर्स की बता दूंगा जब एयरफोर्स का नंबर आएगा बीच में। तो सारी कमांड आप लोगों की कवर हो जाएगी, ठीक है। तो ये फायदा होता है जो कंटिन्यूटी में लेक्चर सुनता है। अब जो फिर से रिविजन करना है आप लोगों को उसका आंसर देना है, ठीक है। ये वाला आर्टिकल है एनपीएस से रिलेटेड है, जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसिड भी बोलते हैं, एसिड्स बोलते हैं। तो देखिए आरबीआई ने बहुत सारी चीजें चेंज करने जा रहे हैं, पैकेज देने जा रहे हैं रिजोल्व करने के लिए चीजों को, ठीक है, कि किस तरीके से उनको रिजोल्व किया जाए। तो कैबिनेट नोट देने जा रहे हैं, तो उसके लिए चेंज करना क्या पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा इसको, ये बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949, ठीक है ना। तो आरबीआई का जो एक्ट है एक तरीके से उसको चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों को बताना है आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था। ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब पिद्दी सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये, ठीक है ना। तो ये बताना है। तो देखिए आज की डेट में ये हमने इकोनॉमिक सर्वे का जब डिस्कस कर रहे थे, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इसको। 9.1 याद आ रहा होगा जिसने सुना होगा, 9.1 2016 में हो गया, जबकि 2015 में था 5.1 था, तो डबल के करीब हो गया लगभग, जरा सी कसर रह गई है, ठीक है। आज की डेट में पब्लिक सेक्टर अगर बैंकों का आप लोग देखा जाए तो 20% उनके ऊपर बोझ है। मतलब अगर आप लोगों के पास में 100 रुपए है तो 20 रुपए बेकार है, वो आपके पास है नहीं, तो इसका मतलब 80% है ओनली, ठीक है ना। तो 80 रुपए ओनली, ठीक है। तो 20% आप लोग मतलब उधार गए हुए हैं, वो वापसी नहीं आएंगे। और यहाँ पे बोले थे कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी पॉइंटेड आउट किया था ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को, इसके ऊपर कंप्लीट एक चैप्टर है, उसके सारे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर है ट्विन बैलेंस शीट के ऊपर इकोनॉमिक सर्वे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम को डील करने के लिए पैरा एसिड्स रेगुलेटरी ये रिहेबिलिटेशन ऑथोरिटी, तो ये भी सारे हम लोगों ने, कई सारी ऑथोरिटी थी वो हमने एक चैप्टर में अलग से डिस्कस करी थी सारी। तो इन सब चीजों से डील करने के लिए इन सब का यूज किया जाएगा। तो ये सारी बातें बोली जा रही है कि किसी न किसी तरीके से जो लोन है, जो बैड लोन आज की डेट में हो चुका है, उसको वापसी लेके आना है, वरना कंडीशन जो है वो खराब रहेगी और आगे आने वाले टाइम में चीजों को अच्छे से सेटल करके चलना है, ठीक है। तो जो ये बैड लोन हो जाता है उसको किसी भी तरीके से बचाना है, मतलब जो मालिया वाला चक्कर पड़ जाता है, वो मालिया वाला चक्कर जो बैड लोन बन जाता है उसको रोकना है किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए मॉर्निंग में फिर मिलूंगा वीडियो के साथ में, जो भी आप लोगों का थोड़ा पीआईबी वाला पोर्शन छूट गया है और आज क्वेश्चन डिस्कस नहीं करके पाया उसके लिए सॉरी। कल सेकंड वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे क्वेश्चन वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आंसर दीजिएगा जितने क्वेश्चनों के आंसर पूछे हैं, ठीक है ना। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।